अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मीट एंड टॉक, एक स्पेशल एपिसोड जिसमें आज हम बात करने जाएंगे करियर के उस मोड़ पर जहां पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। बाज़ औक़ात लोग ये सोचते हैं कि हमें अभी थोड़ा और ब्रेक चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि ब्रेक लेने से मामला और बिगड़ सकता है, ब्रेक नहीं लेनी चाहिए और कंटिन्यू रखना चाहिए। जी हाँ, हम इंटरमीडिएट करते हैं, उसके बाद अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में एनरोल हो जाते हैं। कुछ लोग 2 साल का प्रोग्राम करते हैं, कुछ लोग 3 साल का करते हैं और कुछ लोग 4 साल का करते हैं। एंड देन अगेन कुछ लोगों का कहना ये होता है कि यार हाँ, पढ़ लिया, काफ़ी हो गया। तकरीबन अगर आपकी 14 साल एजुकेशन हो जाती है, 15 या 16 साल, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा कॉर्पोरेट की तरफ जाना चाहिए, जॉब्स करनी चाहिए। और कुछ लोग सोचते हैं कि जब हमने 14, 15, 16 तक पढ़ लिया है तो क्यों ना हम 18 तक पहुंचे और हम कुछ इक्विवेलेंसी लेके फिर मार्केट में आए। तो मेरा इशारा आपको एक चीज़ समझाने की तरफ ये भी जा रहा था कि भाई ये सोचने का है, करने का है या कर गुजरने का है। चाहे आपने 14 साल तालीम ली हो, यानी कि इंटर के बाद अगर हमने 2 साल की अंडर ग्रेजुएशन की है, 3 साल की है, 4 साल की है, अब आप क्या कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमारे पास एक बहुत ही मैं कहूँगा कि वाइब्रेंट पर्सनैलिटी भी हैं, और माशाल्लाह उनकी बहुत सारी चीज़ों से आप मुस्तफ़ीद भी होते हैं, क्योंकि वो पढ़ाते भी हैं, मेंटोरिंग भी करते हैं, देन अगेन प्रोग्राम मैनेजर भी हैं। और उनके पास सबसे बड़ी चीज़ है कि एक मैं कहूँगा एक जादू की छड़ी है, जिससे वो आपको बता सकते हैं कि अगर आपने 14 साल पढ़ा है, 15 साल पढ़ा है या 16 साल पढ़ा है, तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यानी कि आप 36 में क्रेडिट्स में एनरोल्ड हो सकते हैं, या 72 में हो सकते हैं, या आप 66 में। जी हाँ, वो लोग भी जो फॉर एग्जांपल पढ़ाई के दौरान उन्होंने गैप किया, 4, 5, 6, 7, 8 साल भी उनका गैप हो गया, और अब सोच रहे हैं कि यार हमारे बहुत सारे मसले रुके हुए हैं, काश हम उस वक्त डिग्री कंप्लीट कर लेते। जैसे मैंने पहले भी कहा कि लोगों का ध्यान होता है कि भाई हम थोड़ा सा गैप ले लेते हैं और फिर वो कॉर्पोरेट लाइफ में आ जाते हैं, तो वापसी यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा थोड़ा सा उनको मुश्किल लगता है उस वक्त। मगर फिर थोड़ा ही अरसा गुजरता है, 6-8 साल का अरसा गुजर जाता है, तो फिर उन्हीं लोगों को आइडिया हो जाता है कि यार बहुत ज़्यादा हमने जो है ना शायद अपने काम को टाइम दे दिया, थोड़ा सा पढ़ लेते तो आज हमारा ये प्रमोशन जो रुका हुआ है वो न रुक पाता। तो आज इन तमाम मामलात को डिस्कस करने के लिए जी हाँ हमारे साथ सर मसूद अहमद साहब मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, हाउ आर यू अतीक? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप नाइस सीइंग यू। ऑनर सर। सर बहुत सारे स्टूडेंट के मसले मसाइल थे और एडमिशन कैंपेन भी हमारी चल रही, तो मैंने कहा कि आपको इनवाइट किया जाए, एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ मौजूद है। सर कुछ लोग, जैसे मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बताया कि कुछ लोग कहते हैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं यार ब्रेक बहुत ज्यादा हो गया, अब जो ना वापस जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो आपके पास 36 क्रेडिट आवर में जो है हमारे यहाँ एमबीए होता है, जो डे में आप माशाल्लाह देख रहे हैं, देन अगेन हमारे पास 72 क्रेडिट आवर्स का एमबीए जो इवनिंग शिफ्ट में चलता है, और उसके बाद एक वीकेंड प्रोग्राम है EMBA जिसमें 66 क्रेडिट आवर्स का प्रोसेस है। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि सर इन तीनों प्रोग्राम्स को देखते हुए इसके एडमिशन प्रोसीजर्स क्या हैं, एंड देन अगेन किस तरह के स्टूडेंट कहाँ पर बेस्ट फिट इन हो सकते हैं? चलें, दैट्स अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। देखिए अधिक बात यह है कि हमारे पास MBA प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं। सही सर। अच्छा, पहले तो हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर लेते हैं। एक कैटेगरी कहलाती है जिसके अंदर अंडर ग्रेजुएशन किए स्टूडेंट्स ने बिजनेस स्टडीज में। सही। अच्छा, अब बिजनेस स्टडीज के अंदर जब उन्होंने अंडर ग्रेजुएशन की है तो इसका मतलब उनके पास जो डिग्रीज हैं वो BBA हो सकती है, इसके साथ साथ मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर भी अंडर ग्रेजुएशन हो जिसके पास उनके पास ये डिग्री हो सकती है BS एंटरप्रेन्योरशिप या BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बिजनेस सब्जेक्ट से अंडर ग्रेजुएशन के अंदर वो पढ़ के आ चुके हैं, तो हमें जरूरत नहीं है कि उनको ऑल टुगेदर 2 इयर्स का एक लेंथी MBA प्रोग्राम हम वहां पे कराएं। तो HEC ने एक ऑप्शन दी हुई है कि देयर इज गोइंग टू बी 36 क्रेडिट आवर्स, जहां पर हमारा फोकस होगा सिंपली स्ट्रेटेजिक लेवल कोर्सेज और एडवांस कोर्सेज के ऊपर। तो जो स्टूडेंट बिजनेस स्टडीज के बाद के साथ आते हैं 16 इयर्स की एजुकेशन, यानी कि 4 इयर्स का उनके पास अंडर ग्रेड डिग्री है, then they are more suitable to do their MBA in 36 credit hours. सही। अच्छा, दूसरी कैटेगरी हमारे पास ऐसी है जो कि नॉन बिजनेस बैकग्राउंड के, अब प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग उन्होंने कंप्लीट कर ली, कोई जो है वो फार्मास्यूटिकल में उन्होंने डी फार्मेसी किया है, कोई डॉक्टर्स भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने BS कंप्यूटर साइंस किया है। सो उन्होंने ऑलरेडी बिजनेस सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, but they want to pursue their career in managerial position, in mid-level managerial position, and आगे चल के उनकी एक सीनियर लेवल मैनेजर पोजीशंस आएंगी, एग्जीक्यूटिव लेवल की लीडरशिप पोजीशंस।
तो उन स्टूडेंट्स को MBA 72 के अंदर एडमिशन जो है वो लेना चाहिए। क्यों? बिकॉज MBA 72 के अंदर, बिकॉज इट्स डबल ऑफ 36 क्रेडिट, तो MBA 72 में हम उनकी फाउंडेशन फर्स्ट ईयर जो होता है सब जो उनके फाउंडेशन कोर्सेज कराते हैं, बेस बिल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे वुड बी स्टडिंग द कोर्सेज लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उन्होंने नहीं पढ़ी, BBA या BS उन्होंने पढ़ी हुई है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो MBA 36 में नहीं पढ़ रहे होंगे। या बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है, या प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का कोर्स है, या आप कह सकते हैं बेसिक मैथ्स या बिजनेस मैथ्स का कोर्स है, तो MBA 72 में उनकी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का कोर्स है या IBF का कोर्स है, तो हम MBA 72 के फर्स्ट ईयर में उनकी बेस को हम बिल्ड करते हैं। एंड देन they go for the advanced courses in the last year, which is similar to those courses which MBA 36 credit students are studying. सही। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब बंदा ग्रेजुएट करके निकले, स्टूडेंट ने कंप्लीट MBA किया है, तो दोनों का लेवल सेम हो। MBA 36 ने भी वही कोर्सेज स्ट्रेटेजिक लेवल के कोर्सेज किए, प्लस जो अंडरग्रेड की डिग्री की है, और MBA 72 ने भी बेसिक कोर्सेज भी किए हुए और एडवांस कोर्सेज भी किए हुए हैं। तो ये तो मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया है। MBA 72 नॉन बिजनेस बैकग्राउंड दे स्टूडेंट प्रेफर, और MBA 36 हैविंग द बिजनेस बैकग्राउंड। सही। एक और प्रोग्राम जो आपने मेंशन किया 66 क्रेडिट आवर्स का, दैट इज एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम वो उसकी टारगेट मार्केट क्या है? Who are the prospective students, those who are going to join executive MBA? देखें, बात सारी है कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं, what they do, they join the corporate sector, they join organizations, they spend many years, they gain that experience, but then they realize that they need a push in their career, and for that they require MBA degree. अच्छा, उसके रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि या तो उनको किसी सीनियर पोजीशन पे जाना होता है, या वो कह रहे होते हैं कि टेक्निकल साइड के ऊपर दे आर वेरी गुड, बट फॉर द करियर डेवलपमेंट इट मींस फॉर अ बिगर रोल दे नीड टू हैव दिस एक्सपोजर इन दी बिजनेस एजुकेशन। फर्दरमोर उनका चैलेंज क्या होता है? सिंस दे आर वर्किंग, therefore they do not have time to you can on daily basis they can come and join the classes. So we have for these kind of prospective students we have this program of executive MBA. सही। तो executive MBA के अंदर एक तो ये वीकेंड प्रोग्राम होता है, फ्राइडे इवनिंग के अंदर क्लासेस होती हैं, सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं, तो चैलेंजिंग है, but they have this option that keeping their work, they would not be disturbing their work life as such, and in that case again हमारे पास ज्यादातर जो एग्जीक्यूटिव्स आते हैं वो मैनेजर लेवल पोजीशन पर होते हैं, और हमारे एडमिशन रिक्वायरमेंट भी है कि एटलीस्ट 3 years का उनके पास एक्सपीरियंस हो बिफोर दे कैन अप्लाई। तो मिनिमम 3 years है, जितना आगे हो अच्छा है। सही। अच्छा सर, जैसे आपने अभी ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि भाई 3 साल मिनिमम आपका एक्सपीरियंस हो, एंड देन अगेन यू आर इनफ एलिजिबल टू गेट एनरोल्ड इन दैट प्रोग्राम। अगर फॉर एग्जांपल कोई मतलब ऐसा बंदा है जिसको MBA किए हुए, सॉरी, जिसको अंडर ग्रेजुएशन किए हुए 10 से 15 साल गुजर गए, तो उसकी भी कोई लिमिट है मैक्सिमम कि इतना गैप? नहीं, ऐसी कोई लिमिट नहीं। देखें, अंडर ग्रेजुएशन आपने की हुई है और उसके बाद जो है वो आपके पास 10 years का गैप आ गया है, सो इट वुड नॉट स्टॉप यू टू गेट फर्दर एजुकेशन। तो एज की तो कोई लिमिटेशन नहीं है ना कि आपके पास मिनिमम आपका जो है ना गैप इतना होना चाहिए या मैक्सिमम गैप इतना होना चाहिए, ओनली देन 3 years के तो एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन मैक्सिमम तो जितना भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं 12-12, 13-13, 14-14 साल के बाद लोगों ने जो है ना वो दोबारा से ज्वाइन किया है। We have those examples. Or most important point to understand in this context is that EMBA students की जो क्लास का कोहॉर्ट होता है वो डिफरेंट प्रोफेशंस के साथ आया होता है। अभी I had conducted a survey कि हमारे लास्ट 3 years के अंदर जो है वो कौन कौन सी फील्ड्स आए, तो you would be surprised to know टेक्सटाइल इंजीनियर्स भी हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, देन we have BS कंप्यूटर साइंस के हैं, डॉक्टर्स हैं, इवन
आई वुड से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. सो इस डाइवर्सिफाइड क्लास कि जब क्लासरूम के अंदर डिस्कशंस होते हैं, प्रोफेशनल जो है कॉर्पोरेट सेक्टर से हमारे पढ़ाने आते हैं, तो उसकी क्वालिटी और द लेवल ऑफ द डिस्कशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज who do not have much of an experience. एक साल के बाद या फॉरन MBA करने के अंडरग्रेड के बाद ज्वाइन कर लिया, तो एक इंटरेक्शन से जो आपकी लर्निंग होती है, क्रॉस डिसिप्लिन लर्निंग होती है, तो वो फिर EMBA के अंदर ही पॉसिबल है. इवन जो जिस तरह आपने बताया अभी कि जिन लोगों का एक अच्छा खासा वक्त एक्सपीरियंस जो मार्केट के साथ रहा है एंड रियल टाइम वो चीज़ों को फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, डील कर रहे हैं, एंड देन अगेन वही क्लास के अंदर चीज़ें डिस्कस जब कर रही होंगी तो काफ़ी एनर्जेटिक एंड वाइब्रेंट सा डिस्कशन हो रहा होगा. सर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने ये भी देखा है कि काफ़ी सारे लोगों का ये माइंडसेट भी होता है कि भाई EMBA इज फॉर बेटर देन रेगुलर प्रोग्राम्स, क्योंकि वहाँ पर जैसे अभी आपसे ही बात हुई कि एक्सपीरियंस्ड लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी होता है क्योंकि एक जनरली एक अलग से क्लास आ रही है, उस क्लास के साथ आप जब बैठ रहे हैं तो आपको अपने आप को भी उनकी नॉलेज तक जाना होता है. एंड देन अगेन जैसे आपने बताया कि उनको पढ़ाने के लिए भी ऑब्वियसली कॉर्पोरेट से एक्सपर्ट्स लोग ही आ रहे होते हैं जो उनको टैकल कर सकें. सर अगेन बात ये आती है, कुछ लोग बीकॉम कर लेते हैं, बीकॉम के बाद काफी उनका गैप आ जाता है, तो क्या वो भी EMBA के प्रोसेस में आ सकते हैं? दूसरा ये कि अगर वो EMBA का प्रोसेस नहीं करवाना चाह रहे, वो फॉर एग्जांपल बीकॉम के बाद या BA किया, उन्होंने 2 साल जैसे सिंपल पहले भी होता था, एंड देन अगेन वो MBA करना चाह रहे हैं, तो उनको किस प्रोग्राम में आप रिकमेंड करेंगे? अच्छा देखिए अतीक, HEC की जो अब पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी में उन्होंने MBA एडमिशन के लिए मिनिमम क्राइटेरिया, चाहे वो एग्जीक्यूटिव MBA हो, चाहे वो रेगुलर MBA हो, 36 से वो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन कर दी है. सही. सो वी यूज टू हैव अ पाथ. पहले हमारे पास एक पाथ होता था कि जो BCom या BA 14 इयर्स की उन्होंने जिन स्टूडेंट पर एजुकेशन होती थी, तो हम उनको MBA 90 क्रेडिट आवर्स में एडमिशन देते थे. सही. लेकिन HEC की पॉलिसी ने अब ये लिमिटेशन कर दी है कि 16 इयर्स की एजुकेशन जो है वो आपको लाजमी चाहिए. अब इन स्टूडेंट्स के लिए जो पाथ दिया है, जो BA BCom करके हैं, HEC ने वो पाथ ये दिया है कि दे कैन गेट एडमिशन इन 5th सेमेस्टर ऑफ द BBA and then they have to complete the last 2 years and then they would be eligible to get admission in MBA. अच्छा, अब ये जो ऑप्शन है ना, दिस इज नॉट अवेलेबल एट कराची कैंपस, लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट. बाकी कुछ कैंपसेस के अंदर ये फैसिलिटी आप कैंडिडेट दोस्त हु आर इंटरेस्टेड दे कैन चेक इट, मे बी इन लाड़काना कैंपस और हैदराबाद कैंपस और in some other campuses as well, but this is not available. So right now I'm afraid to say कि SZABIST कराची में हमारे पास इसकी ऑप्शन नहीं आती है कि 14 इयर्स. और एक और भी चीज मैं आपको बताऊं कि अब ये BCom और BA के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अब लिमिटेड नंबर में रह गए हैं, क्योंकि ओवर द टाइम पीरियड HEC ने तकरीबन तमाम अंडरग्रेड प्रोग्राम जो है वो 16 ईयर की एजुकेशन में उनको कन्वर्ट कर दिया है. सही. तो जो पूल है जहां से हमें अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट मिल सकते हैं वो बहुत श्रिंक हो गए. सो दैट्स व्हाई वी हैव डिसकंटिन्यूड विद दिस ऑप्शन ऑफ गिविंग एडमिशन इन MBA for those who are having 14 years of education. That's the status. सही. सर बिजनेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा, एक हम देखते हैं कराची के अंदर एक माना जाता है कि एक बहुत बड़ा डोमेन है जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपनी तरफ से अपने डिफरेंट मैं ये कहूँगा कि कोशिशों और काविशों को इम्पार्ट करती है, और दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कंपटीशन पाया जाता है कराची के अंदर. तो आप हमें थोड़ा सा गाइड करें कि SZABIST, जैसे हम कहते हैं वाई SZABIST, तो SZABIST किस तरह डिफरेंशिएट करता है? ऑब्वियसली मार्केट में बहुत सारे और इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो अपनी तरफ से ये भी कोशिश करते हैं कि भाई वो भी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, समवॉट कुछ टाइटल्स भी अपने आप को दे देते हैं, वो उनका अपना मामला है, मगर मैं ये चाहूँगा कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर्स? देखिए इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जब भी आप बात करते हैं डिफरेंशिएशन के हवाले से, वो ये है कि स्टूडेंट जब SZABIST को ज्वाइन करता है तो उसको यहाँ पर एजुकेशनल एनवायरनमेंट और कल्चर कैसा मिलता है. सही. जब हम एजुकेशनल एनवायरनमेंट और कल्चर की बात करते हैं तो SZABIST के अंदर जो स्टूडेंट्स को एक फ्रीडम ऑफ थॉट available है. When we talk about freedom of thought, it simply means that they have in the classrooms, in other activities, really academic activities related with that. So we provide them an environment where they can share their
their thoughts. They can share their point of view without thinking that how the other person is going to take that. So here we have an environment of freedom. Second thing which I'm going to say is that at SZABIST we have a very diversified student body. सही। अच्छा, जब डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट बॉडी की हम बात करते हैं तो उसके अंदर आपको जो इंटरेक्शन होता है, तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ अ ग्रेट लर्निंग. People from various geographical background from Pakistan, people from different segment of the society, income group के लिहाज से, तो यहाँ पर जो है वो एक आपको एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी मिलती है जो कि पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है. और इंटरेक्शन जो स्टूडेंट्स के साथ होता है, लर्निंग आपकी उसमें आई मीन दैट टेक प्लेस हियर. राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल एनवायरनमेंट ऑफ द SZABIST, ठीक है, विच अप्लाइज टू all the programs जहाँ पे हमारे पास intake आता है. Now another thing, जिसको यहाँ पे SZABIST के मेरे बहुत सारे corporate sector के लोगों से बात होती है, तो I ask this question कि भाई what do you see the difference between the graduates of SZABIST and the graduates of other universities? So उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो आता है कि SZABIST के ग्रेजुएट जो है ना, दे डू नॉट कम विद दी सेंस ऑफ हैवी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि ओके वी नीड टू हैव दिस पर्क्स ओनली देन वी आर गोइंग टू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन. दे आर दोज काइंड ऑफ दी ग्रेजुएट दोज हु आर विलिंग टू वर्क, what we may say that जो कहते हैं गो गेटर एटीट्यूड जो होता है आपका, कि आपने वर्क को डन करना है, यू हैव टू वर्क इट, एंड देन दे हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. दे आर दोज हु आर वेरी प्रेजेंटेबल इन अ सेंस दैट दे कैन कम्युनिकेट, आर्टिकुलेट देयर पॉइंट ऑफ व्यू इन अ बेटर वे. सो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द SZABIST स्टूडेंट दैट मेक इट डिफरेंट. फर्दरमोर एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे यहाँ आके तो चेंज इन द पर्सन, जो ग्रूमिंग की हम बात करते हैं, वो रिमार्केबल ग्रूमिंग आती है. क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट आता है, ऑल ऑफ दैट स्टूडेंट इज नॉट कमिंग फ्रॉम आई वुड से एलीट स्कूल्स एज सच. दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम द सो कॉल्ड, हमारे कहते हैं ना एलीट क्लास और बर्गर क्लास की जो हम बात करते हैं भाई, वो नहीं. हमारे पास स्टूडेंट स्मॉल टाउन से भी आता है, सिंध के स्मॉल टाउन से आता है, पंजाब के स्मॉल टाउन, KPK, बलूचिस्तान. और जब वो यहाँ का एंटर होता है, उसको जो कॉन्फिडेंस मिलता है और वो कराची की मार्केट के लिहाज से अपने आप को जिस तरह डेवलप करता है, दिस इज द यूनिकनेस ऑफ SZABIST, एंड आई हैव सीन ट्रेमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन. Now, if you are going to talk about specifically about MBA program, देखिए MBA program जो है, it's a strategic. यहाँ पर हमारा जो मिशन होता है MBA program में, या हमारे जो प्रोग्राम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके अंदर हम दो एस्पेक्ट्स के साथ वर्क करते हैं. वन ऑफ देम इज दैट हाउ टू डेवलप दैट लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक लेवल डिसीजन मेकिंग skills and qualities among the graduates. सही. Also functional areas understanding, because most of the graduates, मतलब बहुत सारे आपके 72 MBA में, they are not coming from the business background. अब इसको इन targets को achieve करने के लिए what do we do? We have the set of the courses which focus on the strategic level decision making. For example, we have the courses of strategic management, strategic marketing. These are the core courses. Strategic HRM, strategic finance. I'm talking about the MBA level courses. Now, these provide the core basis. उसके साथ साथ हमारे पास एक wide range of electives है. वाइड इलेक्टिव, और ये जो इलेक्टिव्स को जो हम ऑफर करते हैं, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस टू डेवलप न्यू इलेक्टिव्स कीपिंग इन व्यू द मार्केट रिक्वायरमेंट्स. तो इन दिस वे वी प्रोवाइड एक्सपोजर टू द स्टूडेंट्स टू व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, न्यू कोर्सेज. मैं उसके बारे में डिटेल में आपको थोड़ी देर में और बताऊंगा. फर्दरमोर, apart from this, we have a regular stream of guest speakers coming from the industry. Workshops are being conducted. Furthermore, panel discussions, so interaction with the corporate sector. So in this way, they understand the real time, I would say, challenges which the corporate people are facing, and then they share their experiences with the students.
सही सर, इसी के साथ हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जैसे अभी आपने बात भी की इलेक्टिव्स की, तो इलेक्टिव्स हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत वाइड रेंज इलेक्टिव्स की आ रही है, जिसमें काफ़ी सारी जो इंटरनेशनली कॉन्सेप्ट्स इम्पार्ट किए जा रहे हैं, जैसे एआई इस वक्त बहुत ज़्यादा। एंड देन अगेन इस साल से हम ये भी देख रहे हैं कि ये प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी स्टार्ट हो चुका है। तो इस कंटिन्यूस प्रोसेस को किस तरह मैनेज करते हैं आप लोग? देखिए बात सही है कि अल्टीमेटली हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, दे आर द प्रोडक्ट फॉर द इंडस्ट्री, दे आर प्रोडक्ट फॉर द बिजनेस वर्ल्ड. नाउ द बिजनेस वर्ल्ड रिक्वायरमेंट्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट. अब ये जो चेंजेस आ रही है, इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारा एक कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है विद द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और उसमें हमारे डिफरेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं जिसमें प्रेजेंस होती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी और एकेडमिक वर्ल्ड से भी, एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं. उसके साथ साथ ज़ैबिस्ट फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज का एक कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड है जिसकी मीटिंग रेगुलरली होती हैं, उसमें इंडस्ट्री से लोग आते हैं और उनके साथ हम अपने प्लान्स को भी डिस्कस करते हैं कि व्हाट कोर्सेज वी वांट टू इंट्रोड्यूस, एंड वी आल्सो गेट द इनपुट फ्रॉम देम दैट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स इन द इंडस्ट्री विच यू कैन थिंक कि हमारे सिलेबस के अंदर मिसिंग है, हमारे करिकुलम के अंदर मिसिंग है, तो हम उनको ऐड करते हैं. तो over the last 3 years, if you look at our prospectus and उसके अंदर जो changes आई हैं, तो उसमें आप ये देखेंगे कि हमने supply chain के numerous electives जो है वो add किए हैं. green logistics के electives हैं, then we have got the electives related with the warehouse management, and then we have introduce a stream of electives in the retail management. Then recently business analytics, आपको मालूम है कि इसकी बड़ी डिमांड है इंडस्ट्री के अंदर, तो we have also started a stream in the business analytics वेरियस को, और उसमें हमने इन्वॉल्व किया इंडस्ट्री के लोगों को, कोर्स आउटलाइन डेवलप किए, उनसे उसको अप्रूव कराया है, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया है. देन फर्दर एक इलेक्टिव को मैं स्पेशली आपके साथ मेंशन करूंगा बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट professionally as well as personally. That's a course of the corporate sustainability which I have been teaching for the last 3 semesters. और उसकी importance ये है corporate sustainability के कोर्स की कि जो हमारे पास इस वक्त एनवायरमेंटल और सोशल चैलेंजेस हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन उनको कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं. तो ये कोर्स उसी कंटेंट्स के ऊपर बेस करता है. And I feel good and to share this thing that corporate sustainability, I think it's the only elective. SZABIST is the only institution which is offering this MBA elective in Pakistan. There may be other courses related with that, but not in terms of corporate sustainability. Furthermore, it's not just about the courses. It's also about the people, those who are coming from the industry to teach these electives, or our permanent faculty have an in-depth research in this area, so they are teaching these electives. So in this way it's a continuous process. हमारी बोर्ड ऑफ फैकल्टी में एक्सटर्नल इंडस्ट्री के मतलब एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं इंडस्ट्री से जो आते हैं. बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में हमारे पास एक्सटर्नल मेंबर्स इंडस्ट्री से आते हैं. तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है, विच गिव्स अस द फीडबैक व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री एंड व्हाट आर द डिमांड्स. सर अक्सर ये कहा जाता है कि पढ़ाने की फील्ड में स्कॉलर्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है और उनकी रिसर्च और उनके काम का, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने अभी आपसे बात की कि EMBA के अंदर भी हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ऑलरेडी इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है. तो हमारी फैकल्टी के हवाले से हमें बताएं कि हमारी फैकल्टी को हम कैसे मैनेज करते हैं और हमारी फैकल्टी किस तरह एक कम्पिटिटिव एज की फैकल्टी है एज कम्पिटिव जब हम डिफरेंशिएट की बात कर रहे हैं. देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखने की वो ये है कि द नेचर ऑफ द बिजनेस स्टडीज इज नॉट लाइक प्योर साइंसेस. इट्स अ प्रोफेशनल डिग्री, just like medicine, just like the degree in the law, because you have to practice what you are studying over here. It's not in the lab कि आप जो है वो physics या chemistry की lab में कोई काम कर रहे हैं. It's something which has the practical application, and only then you would be successful in this field. तो एक ideal faculty की अगर हम बात करते हैं, an ideal faculty, the ideal faculty is which is having a strong understanding of that subject in terms of theory, and they are also having the research in that field. So and they are also, it's not necessarily कि आप सारी चीज़ें खुद करें, but you are also aware about what is happening in the academia with respect to the research in that relevant field.
but this is just half of the story, or you can say this is just one face of the coin. The other side of the coin is that you have to apply and have a close interaction with the industry, with the corporate sector. तो इसके लिए what we do over here, that we encourage faculty to have regular visits to the industry. We also take the students to the industry. और उसके साथ साथ जो कि हमारा एक इंटरफेस है जिसके अंदर हमारी फैकल्टी को एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, वो हमारे कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स हैं. सिंस आई एम राइट नाउ टॉकिंग अबाउट एमबीए प्रोग्राम, therefore we have the capstone project. उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारी जो फैकल्टी है वो स्टूडेंट को सुपरवाइज करेगी उन प्रॉब्लम्स पे विच आर कमिंग फ्रॉम दी फर्म्स देमसेल्व्स. तो वो बताते हैं भाई एचआर में हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि टर्नओवर ज्यादा है, उसको फाइंड आउट द व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट. तो आवर फैकल्टी इज गोइंग टू इंटरैक्ट विद द इंडस्ट्री पीपल and guide the students to solve this problem or give some recommendations to it. Then sometimes the organization, we have corporate sectors, pretty respectable organizations, they have assigned the project to our students which are being done under the supervision of the faculty. For example, आपने उनकी कोई marketing campaign, एक नई product launch कर रहे हैं, marketing campaign आपने उसके लिए बनानी है, so they would be working on that. Similarly, आप सप्लाई चेन के अंदर आप इस चीज को देख लें कि हाउ यू आर गोइंग टू you can say reduce the environmental impact of an organization in the supply chain. So in this way, not only the theoretical understanding but also the exposure to the practical problems of the organization that makes the faculty I would say sort of an ideal faculty. ठीक है ना, which most of our faculty at SZABIST they follow this path. सही सर. ऑब्वियसली देखा गया है कि पिछले 10 साल के अंदर हमारे जो अलमनाइज हैं बहुत, मतलब मैं तो देख रहा हूँ वर्ल्ड वाइड है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही तेजी से एक हम चीज़ देख रहे हैं कि डिमांड कर्व इनहेंस हो रहा है. ऑब्वियसली जब मार्केट में एक्सपेंशन हो रही है, नए से नए बिजनेस आ रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन नई चेंजिंग्स आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज इम्पार्ट हो रही हैं, तो उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी लोग चाहिए. तो आप मतलब जो मार्केट से डिमांड आ रही है ग्रेजुएट्स के लिए, तो वो आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं? एंड देन अगेन सबसे बड़ी चीज़ है कि क्वालिटी, जैसे आपने पहले भी एक चीज़ कही कि कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, तो यहाँ पर मैं बात करूँगा क्वालिटी सस्टेनेबिलिटी, उसके लिए क्या इकदाम लिए जाते हैं? देखिए इसके अंदर at various level I would say, or various stages we have the quality checks. There are two aspects. The first aspect is that what is the quality of your student intake. Because if you are rigorous in your process to take students of high quality, then obviously half of your work is done. Second is the quality of your faculty. And now the quality of the faculty, again a rigorous process there, which looks at the credentials of the faculty in terms of their academic excellence, in terms of their corporate exposure, in terms of their you can say communication and the teaching methodology, how good they are in that. And third aspect, दो aspects तो major मैंने आपको इसके अंदर बताए, लेकिन obviously curriculum also plays an important role. Indeed. So we have a continuous process to improve the curriculum. So if all these three things together, if they work together, so it enables the institution to produce graduates of high quality. Now, as far as the student intake is concerned, for example, if I am sitting for the interview process and the MBA students are coming, so for MBA 36, MBA 72 and EMBA, I would have a different set of questions, or different I would say I would be looking for different attributes and the attitudes of the student different. How MBA 36 days specifically, if I am going to talk about that, so हमारे पास जो majority of the students MBA day में आते हैं, they come just after graduation, यानी BBA किया फौरन वो join कर लेते हैं. That's why they are studying in the day program. और majority of the students जो होती है वो female students की होती है,
क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये होता है कि वो कहते हैं कि जल्दी से पढ़ाई ख़त्म करो ताकि आगे जो भी हमारे यहाँ होता है कि आई मीन समटाइम्स पेरेंट्स दे थिंक इट्स टाइम फॉर देम टू गेट मैरिड और इट कुड बी सो दे ज्वाइन दिस। तो अब उन एट्रीब्यूट्स के अंदर हमारा जो होता है क्योंकि दे हैव नॉट बीन एक्सपोज टू द इंडस्ट्री, तो वी लुक एट हाउ गुड आर दे इन देयर कॉन्सेप्ट्स इन बीबीए या उन सब्जेक्ट्स में उनके कॉन्सेप्ट कहते हैं, उनके एस्पायरेशंस क्या हैं फ्यूचर के अंदर, व्हाट करियर डू दे वांट टू सी, स्पार्क हम देखते हैं कि वो कितना उनके अंदर एप्टीट्यूड है। MBA 72 के अंदर डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड से लोग आते हैं एंड मोस्टली स्टूडेंट्स दे मे नॉट हैव 3 years और मोर एक्सपीरियंस, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस 1 साल का होता है, 6 महीने का होता है, अभी ज्वाइन किया होता है, वो फुल टाइम स्टूडेंट होते हैं। तो उसमें भी हम ये देखते हैं कि व्हाई डू दे वांट टू डू MBA, क्योंकि वो डिफरेंट फील्ड से आ रहे हैं, क्या वो क्लियर है इसके अंदर, नहीं है। फिर हम उसमें ये भी देखते हैं कि उनकी जो क्वांटिटेटिव स्किल्स, क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन के, वो कितने अच्छे हैं, टेस्ट क्लियर करके आते हैं, इंटरव्यू की मैं बात आपको कर रहा हूँ। तो इफ वी सी दैट देयर करियर एस्पायरेशंस are such which requires MBA degree, they are clear about that, yes we do give them admission। Executive MBA की जहाँ तक हम बात करते हैं तो वो तो ऑलरेडी बिजनेस में आई मीन ऑर्गेनाइजेशन उनका अपना एक्सपीरियंस होता है, तो उसके अंदर हमारे पास ये चीज आती है कि हाउ क्लियर आर दे, व्हाई डू दे थिंक दैट इट्स टाइम फॉर देम टू हैव अनदर डिग्री। तो आप ये समझ लें कि इस तरीके से वी हैव अ क्वालिटी intake of the students। I have not yet talked about or I have not talked about the admission test। उसके अंदर भी हमारे पास admission test के अंदर हम डोमेन नॉलेज चेक करते हैं अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स की जो भी MBA 36 में आ रहे होते हैं। यहाँ पर हम उनकी जर्नल MBA 72 के अंदर वी लुक एट देयर क्वांटिटेटिव स्किल्स, वी लुक एट देयर आई मीन जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इसकी हम बात करते हैं, करंट अफेयर्स की जनरल नॉलेज की इसमें टेस्ट होता है। तो similarly it applies to the EMBA as well। So we have this admission process बता दिया मैंने आपको, फैकल्टी इनटेक का भी बता दिया, करिकुलम, यही मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा हमारा ये शो देख रहा है, या पेरेंट्स स्पेशली, मैं पेरेंट्स के लिए कहना चाहूंगा कि क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंसर्न्स होते हैं उनके कि आपका बच्चा कहाँ जाता है। इवन आपने बताया भी यहाँ पर बहुत अच्छा एक माहौल दिया जाता है स्टूडेंट को, एंड देन अगेन मार्केट से जो टीचर उनको पढ़ाने आते हैं वो हाईली क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस होते हैं। करिकुलम के ऊपर भी हमारी बात हुई, एंड देन अगेन जो स्टूडेंट का इनटेक आता है। इन सब चीज़ों को समराइज करते हुए अगर मैं ये कहूँगी, अगर आप हमें कुछ स्टूडेंट्स के लिए ऐसी टिप्स जो समवट, हम ये कहते हैं काफ़ी सारे लोगों का एक कंसर्न ये भी होता है कि स्कॉलरशिप्स के मामलात, स्कॉलरशिप्स और प्लस जो इनटेक का एप्टीट्यूड होना चाहिए और पेरेंट्स का इसमें क्या रोल होना चाहिए, इस हवाले से थोड़ा अगर आप हमारे जो भी व्यूअर्स हैं देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, जो EMBA या बच्चों को MBA 36 या 72 क्रेडिट के हवाले से सोच रहे हैं ZABIST के बारे में, तो उनके लिए कुछ टिप्स। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पेरेंट्स रोल टू बिगिन विद, देखिए मास्टर्स लेवल के ऊपर पेरेंट्स का रोल ये होना चाहिए, दे शुड हैव एन ओपन डिस्कशन विद द स्टूडेंट्स दैट जो उनके अपने बच्चे हैं उनके साथ ओपन डिस्कशन होना चाहिए कि भाई आप जो हैं वो इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो क्यों जाना चाह रहे हैं, आप कितने क्लियर हैं। कोई चीज फोर्स नहीं करनी चाहिए पेरेंट्स को एट दिस स्टेज, पहले भी नहीं करेंगे, स्पेशली एट दिस स्टेज। पेरेंट्स को एक चीज भी, पेरेंट्स को कह लें आप, या आप इवन अब देखें EMBA के स्टूडेंट्स के लिए तो मैं पेरेंट्स का इतना वो नहीं समझता हूँ, वो दे आर मैच्योर इनफ टू, इवन MBA के अंदर भी फ्रेश जो आ रहे हैं, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज जो आती है वो ये चीज समझने की होनी चाहिए कि जब आप बात करते हैं गाइडेंस की, काउंसलिंग की आप बात करते हैं, तो उसके अंदर मेन चीज, देयर शुड बी समथिंग कमिंग फ्रॉम द स्टूडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मोटिवेशन का लेवल वहां पर होना चाहिए। पेरेंट्स क्या चाहते हैं? पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेसफुल हो। डिग्री इज अ मीन्स फॉर द सक्सेस, डिग्री इज नॉट द एंड इन इटसेल्फ। So my expectations from the parents वो ये है कि now let them take the decisions, let them go through that process themselves so that they start learning by practicing। सही।
ये नहीं होना चाहिए कि आप उंगली पकड़ के अभी भी आप यूनिवर्सिटी के अंदर आके बच्चे को वो करेंगे भाई यहाँ पे फीस जमा करानी है, यहाँ पे ये काम करना है, ऐसे कैसे होगा, उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो पेरेंट्स आके जो है वो बच्चे के लिए लेट द स्टूडेंट गेट दैट एक्सपोजर ऑफ द प्रैक्टिकल लाइफ. इट्स टाइम. हमारे यहाँ देखें, हमारे यहाँ जो MBA के अंदर फीमेल स्टूडेंट्स आती हैं, तो बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, उनके अंदर बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के बाद वो रहते हुए यहाँ पर आती है. तो उस टाइम पे मैं उनसे कहता हूँ कि देखें, ये जो नेचर ऑफ द डिग्री है वो ये है कि दे हैव टू वर्क आउटसाइड हियर. सो नाउ दिस यूनिवर्सिटी टाइम विच दे आर स्पेंडिंग, तो पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उनको आप एक फ्री हैंड दें कि ठीक है जाएं, अपने क्लासेस में भी लेट भी हो रहा है तो किस तरह मैनेज करेंगे. तो ये एस्पेक्ट जो होते हैं ना, पढ़ाई के साथ साथ उनको कॉन्फिडेंस भी देते हैं. तो थोड़ा सा ये है कि पेरेंट्स अपने let them face some of the challenges as well. अच्छा, उसके साथ साथ अगर आप इस चीज को देखते हैं, टिप्स की आप बात करते हैं, कि मैं एक बात क्या कहता हूं कि MBA, जो भी मैंने पहले भी कहा कि वो एक प्रैक्टिकल डिग्री है. MBA आप स्टूडेंट्स को, हम क्लास में मैं कहता हूँ इट्स फाइन कि आप मार्केटिंग की थ्योरी पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट का भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट लाइक आपको अगर इसकी डेफिनेशन आती है तो यू वुड बी अ गुड एंड सक्सेसफुल मैनेजर और लीडर. नो, यू नीड टू फोकस मेनली ऑन द सॉफ्ट स्किल्स. ये डिग्री जो है ना, आपको ये एंट्री इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड देगी, लेकिन आपकी जो सक्सेस जो डिपेंड करेगी वो इन चीजों पे डिपेंड करेगी कि आपका बिहेवियर क्या है क्लास के अंदर. सही. आपकी लिसनिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, जब टीचर आपको पढ़ा रहे हैं कि आप उसको तवज्जो के साथ सुन रहे हैं. आपकी सक्सेस इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपकी टीम वर्क कैसा है. आपकी सक्सेस इस बात पे डिपेंड करेगी कि आप क्या फोकस करके कंसंट्रेशन के साथ 1 घंटे राइट अप कर सकते हैं विदाउट लुकिंग एट योर सेल फोन, विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड. सो मैं उनको, ये स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप इसको ये नहीं समझे कि वो A+ आ गया मेरा ग्रेड और A ग्रेड आ गया तो इट मींस आई हैव अ रेसिपी फॉर द सक्सेस. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. यू नीड टू हैव गुड सोशल स्किल्स एज वेल, इमोशनल इंटेलिजेंस भी. अब ये चीजें कैसे डेवलप होती हैं? हमारे कोर्सेज के अंदर जो हम प्रोजेक्ट्स देते हैं, एक्सपोजर देते हैं, उसका पर्पस ये होता है कि आपकी जो टीम बनी उसमें कुछ आपके साथ कंपैटिबल होंगे नेचर के साथ, कुछ नहीं होंगे. आप उनके साथ कैसे वर्क करते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. अब आप जा रहे हैं कैपस्टोन प्रोजेक्ट पे, आपने टाइम दिया है, आपको टाइम दिया गया कि 10 बजे आप पहुंच जाएं सारी टीम के साथ. अगर आप 10 बजे नहीं पहुंचते, 10:30 बजे पहुंचे 3 लोगों के साथ, जबकि आपकी टीम मेंबर्स 5 थे, तो जो कॉर्पोरेट का पर्सन है आपको रिजेक्ट कर देगा कि नो, यू आर नॉट कमिंग इन टाइम, नो, आई टोल्ड यू टू कम विद आवर टीम. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच ट्रेन यू फॉर द सक्सेस इन दी. तो मेरा स्टूडेंट्स को जो टिप्स की आप बात करें ना, वो ये है कि इट्स नॉट जस्ट थ्योरी, सॉफ्ट स्किल्स. सही. Focus on that, and we provide opportunities for you to develop those soft skills through various assignments, projects, exposures to the industry. That's the main point. मतलब असल जरूरत इस चीज की कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे मॉड्यूल और मैनेज करते हैं, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको मार्केट की डिमांड्स को भी पूरा करने के लिए चाहिए. सर, एक चीज और रहती थी जो शायद दोबारा आपसे पूछना चाहूंगा, स्कॉलरशिप्स. हमारे स्कॉलरशिप्स का क्या है? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है, जैसे आपने कहा कि डे टाइम में जो हमारे पास स्टूडेंट्स आती हैं वो ज्यादातर खवातीन होती हैं या बच्चियां होती हैं जिनके पेरेंट्स के कंसर्न्स भी ज्यादा होते हैं. तो कभी अफोर्डेबिलिटी लेवल, कभी क्या, इंसान बहुत सारे कंफ्यूजन्स में भी रहता है. तो क्या हमारे पास स्कॉलरशिप्स का कुछ मामला? स्कॉलरशिप्स का जो हमारे पास प्रोविजन है वो ये है कि वी हैव गॉट द नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, वी आल्सो हैव द मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप. और उसमें आपको ये पता है कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा होती है, पूल ऑफ फंड्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. तो उसके अंदर वी हैव अ प्रोसेस थ्रू व्हिच दोज स्टूडेंट हु अप्लाई फॉर द नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, we go through a process of interview, and also that interview is takes place in the context of some of the documents, so that we ascertain के जो अप्लाई करे वाकई वो they need it, eligible है. So I have been part of those interviews, and we also give scholarships on the need based. Furthermore, there are other options of the outside SZABIST as well. There are US 8 की भी scholarships होती हैं, फिर सिंध एंडोमेंट फंड की
various other provinces हैं, बलूचिस्तान endowment fund की भी होती हैं, then we have the scholarships from other sources. तो इसके purpose के लिए देखिए मैं students को simply एक चीज़ recommend करूँगा, rather than I explaining that what are the various options, I may miss some of these scholarships. We have a separate department which is the external relation and financial assistance department. बिल्कुल. So once the student get the admission, they can contact ERFA department and then they can ask what the process of applying for the need-based scholarship. सही. Similarly, we have the merit-based scholarship where we acknowledge the excellent students by giving them a certain percentage in terms of the scholarship, in terms of their fee reduction if they qualify the merit. So similar kind of the information, this kind of information can be asked from the ERFA department, what is the process, but for that is merit-based scholarship. So as an educational institution, we provide opportunities to those students, those who may not be able to afford, but on that basis we do not reject any student. So there are options of the financial assistance. सही. So viewers, मेरी तरफ से कोशिश थी कि जितनी भी चीज़ें हम अपने just like a previous experiences या क्यूरीज से हमें मिल रही हैं, हमने सर के साथ डिस्कस की. एंड देन अगेन समवॉट हमारा ये माइंडसेट कहीं ना कहीं होता है कि भाई बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम हो चुका है एजुकेशन का, तो जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं जो एजुकेशनली अच्छे हैं, देन अगेन पढ़ने में बहुत फोकस हैं और समवॉट जो है ना मैं ये कहूँगा कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होते अपने विजन से, गोल से, ऑब्जेक्टिव से, तो वो इजीली स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं. और उसके लिए आप ERFA यानी कि एरफा डिपार्टमेंट है हमारे पास, वहाँ पर जाके प्रोसीजर्स को जस्ट लाइक प्रोसीजर के बारे में पूछ सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके लिए प्रोसेस भी कर सकते हैं. सर थैंक यू सो मच. टाइम बहुत कम होता है और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती है. एंड देन अगेन मैं व्यूअर्स से अगेन यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई सवाल अगर रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा और हम सर को दोबारा इन्वाइट करेंगे अपने प्रोग्राम में, सर से खूब सारी बातें करेंगे. एंड वंस अगेन सर थैंक यू सो मच, आपने हमारे को इस छोटे से शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन किया. लिटरली हाईली थैंकफुल टू यू. Thank you. And I enjoyed talking to you, students के साथ. It's honor. I hope that it is going to be useful for the students Indeed. as well. And thank you very much. Sir, any last message on the closing note? Last message is that studying in the higher education is a privilege, and if you get this chance, then give back to the society. So viewers, इसी के साथ मुझे भी दें इजाजत. फी अमान अल्लाह करीम.